हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। डायरिया और डिहाइड्रेशन के कारण छोटे बच्चों में मृत्यु का दर जो होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर किसी पर्सन में 24 आवर के अंदर 3 से 4 बार वाटरी स्टूल पास आउट हो जाता है तो उसे हम डायरिया कहते हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है जिसको अगर दिन में एक बार भी पतला मल त्याग करता है तो उसे हम डायरिया का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते हैं कि पर्सन दिन में कितना बार मल का त्याग कर रहा है, बल्कि उसकी कॉन्स्टेंसी देखते हैं कि स्टूल का कॉन्स्टेंसी क्या है, पतला है या फिर लिक्विड है, क्या है। यहाँ देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के बीच में होते हैं, अगर उनको 24 आवर के अंदर 3 या 4 बार मल त्याग करते हैं तो डायरिया का ही एक कारण है। इसका ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में मृत्यु भी हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरिया का डेफिनेशन क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये फैलता है, देन इसके साइन एंड सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, लास्ट में ये देखेंगे। हमारा फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसमें डायरिया क्या होता है वो देखते हैं। डायरिया इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, इट मेनली अफेक्ट ए लार्ज इंटेस्टाइन, इट कैन आइडेंटिफाई बाय ए डायरिया, एब्डोमिनल स्पाज्म, पेन, फीवर एंड मलेज। कहा जाता है डायरिया जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्शन के कारण होता है और ये इट्स मेनली क्या करता है, ये ज्यादातर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करता है। डायरिया किससे आइडेंटिफाई किया गया है, किससे बताया गया है? जब किसी पर्सन के अंदर डायरिया दिखने को मिलता है तो उसका जो एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है उसमें आकड़न सा, मतलब बहुत दर्द देखने को मिलता है, स्पाज्म, मड़ूर जैसा दर्द आता है, साथ ही साथ पेन, फीवर और मलेज मीन्स कमजोरी देखने को मिलता है। इट मेनली काउज्ड बाय हिस्टोलाइटिका और सीजिलाई वैसिलाई। इट मेनली काउज्ड बाय हिस्टोलाइटिका और सीगेला वेसिलाई, दो बैक्टीरिया है जिसके कारण से डायरिया मेनली रूप से देखने को मिलता है। नाउ हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी पर्सन को डायरिया हो रहा है तो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। डायरिया इज डिफाइंड एज पासेस ऑफ यूजुअली लूज और वाटरी स्टूल। अभी हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो नॉर्मल व्यक्ति है और दिन में 3 से 4 बार स्टूल पास आउट कर रहा है तो उसको हम नहीं कहेंगे कि उसे डायरिया है। लेकिन स्टूल का कॉन्स्टेंसी जो है यूजुअली लूज और वाटरी दिखने को मिलता है, तब हम कहते हैं कि उसे डायरिया है। एटलीस्ट 3 टाइम इन 24 आवर। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर कोई व्यक्ति 24 आवर के अंदर 3 से 4 बार पानी जैसा मल का त्याग करता है तो उसे हम डायरिया का नाम देते हैं। डायरिया इज डिफाइंड एज लूज वाटरी स्टूल। फिर से वही है, यहाँ पे लूज वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा। दिन में कितने बार? 3 या 3 से ज्यादा बार। डायरिया के टाइप्स क्या है, कितने टाइप के डायरिया होते हैं? तो मेनली डायरिया जो है इसको 3 प्रकार का डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है एक्यूट वाटरी डायरिया, सेकेंड है डिसेंट्री डायरिया, थर्ड है परसिस्टेंट डायरिया। एक्यूट वाटरी डायरिया जो होता है वो मीन्स अचानक देखने को मिलता है, सडनली किसी भी पर्सन के अंदर आ जाता है, लेकिन ये तुरंत ठीक भी हो जाता है। ये मेनली कुछ आवर तक रहता है या एक दिन के अंदर ये डायरिया ठीक हो जाता है। डिसेंट्री डायरिया क्या होता है? इट इज सिमिलर टू एक्यूट डायरिया बट एसोसिएटेड विथ ब्लड लॉस इन अ स्टूल। ये डिसेंट्री डायरिया जो होता है ये भी एक्यूट डायरिया की तरह होता है, इसमें भी 1 या 2 दिन के अंदर मीन्स डायरिया ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्री डायरिया। देन थर्ड जो है इसको परसिस्टेंट डायरिया कहा गया है। इफ डायरिया प्रेजेंट मोर देन 14 डेज, अगर डायरिया किसी भी पर्सन के अंदर 2 वीक तक ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसे परसिस्टेंट डायरिया का नाम दिया गया है। देन नेक्स्ट है हमारा काउज ऑफ डायरिया, किस कारण की वजह से किसी भी पर्सन में डायरिया देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है बैड फूड एंड रूटिंग फूड। बैड फूड और रूटिंग फूड के कारण डायरिया देखने को मिलता है। बैड फूड का कारण है सड़ा गला खाना खाने से या फिर बासी खाना खाने से। रूटिंग फूड कहने का मतलब है जो भी फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल होते हैं जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसमें होल रहता है या फिर सड़ा है, खराब है, वैसे फूड खाने की वजह से ही डायरिया होता है। देन है डर्टी ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम पानी का यूज करते हैं जो कि फिल्टर्ड नहीं है
या फिर कोई तालाब से या फिर कल से पानी लेकर आते हैं और वैसे पानी को पीते हैं जो कंटामिनेटेड है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। देन है डर्टी हैंड। अगर हम अपना हैंड को अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं, शौच जाने के बाद अच्छी तरह से सोप से हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी डायरिया होता है। देन है डर्टी ईटिंग एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। वैसे बर्तन का यूज़ करते हैं जो कि हम लोग उसको अच्छी तरह से नहीं धोए हैं या फिर उसको हम लोग ऑलरेडी एक बार पहले यूज़ कर चुके हैं और उसको अच्छी तरह से साफ-सफाई नहीं किए बिना ही दोबारा उसी बर्तन में खाना बनाते हैं या फिर खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। देन नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसी भी पर्सन में डायरिया किस तरह से फैलता है। तो डायरिया फैलने का मेनली जो कारण है 4F है, मीन्स 4 फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि डायरिया किस तरह से ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट है फ्लाइज। फ्लाइज कहने का मतलब है मक्खियाँ होती हैं, हाउस फ्लाई, वो स्टूल पे जाकर बैठती हैं, स्पूटम पे जाकर बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम अपना खाना को खुले में रख देते हैं, अच्छी तरह से उसको कवर नहीं करते हैं, फिर वो फ्लाइज क्या करेंगी, हमारे खाने के ऊपर आकर बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से हमें ये डायरिया होने की चांसेस रहती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। देन है फिशेस। जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं जो मल का त्याग करते हैं, अगर उसका सही जगह से निपटान ना किया जाए तो जो हाउस फ्लाई होती हैं स्टूल पे बैठेंगी, फिर हमारे खाने की सामान पे बैठेगा, सब्जियां पे बैठेगा या फिर हम खाना खा रहे हैं उस पे बैठेगा। उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट जो है स्टूल के थ्रू हमारे फूड में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। तो ये भी एक ट्रांसमिशन है। देन है फिंगर। लास्ट हमारा फिंगर आ जाता है। जब भी हम किसी गंदी चीज को छूते हैं या फिर हम लोग वॉशरूम का यूज करते हैं और वॉशरूम से आने के बाद अपने हाथी को अच्छी तरह से नहीं वॉश करते हैं, सॉप का यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी डायरिया होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे जो नाखून होते हैं उसमें बैक्टीरिया मतलब चले जाते हैं अंदर में, और जब उसको हम लोग अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे, उसके थ्रू हमारे शरीर में जाएगा, फिर हम बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे हैंड वॉशिंग का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। देन लास्ट हमारा आ जाता है फूड। जितने भी आप फूड प्रिपेयर करते हैं उसको अच्छे बर्तनों का यूज़ करना है, साफ सफाई करके जितनी भी हरी सब्जियां मार्केट से लाते हो उसको अच्छी तरह से साफ करना है, उसके बाद ही प्रिपेयर करना है उसको खाने के लिए। देन इससे क्या हो सकता है, अगर हम इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो डायरिया होने से खुद को बचा सकते हैं। और एक स्त्री होने के कारण उसका फर्ज बनता है कि वो मतलब अच्छे से साफ-सफाई का ध्यान दे तभी खाना बनाए। क्योंकि अगर वो कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ करती है, अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग नहीं करती है, तो उसका तो तबीयत खराब होगा ही, साथ ही साथ वो अपने पूरे परिवार का भी हेल्थ को इश्यू बना सकती है। अगर किसी भी पर्सन को डायरिया होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंट स्टूल पास आउट करता है। मीन्स अगर वो पर्सन लगातार स्टूल पास आउट कर रहा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर 24 आवर के अंदर ना जाने कितना बार वो स्टूल पास आउट करता है, वो भी वाटरी जैसा, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बॉडी से नमक और पानी का मात्रा जो होता है कम होने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वो धीरे-धीरे कमज़ोर फील करने लगता है। देन है एब्डोमिनल स्पाज़्म। उसका पेट जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे क्रैम्प हो रहा है, अकड़न-सा महसूस होता है। देन है स्टूल मिक्स विथ ब्लड इफ सीवियर। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही डायरिया के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अगर कोई भी पर्सन 24 आवर के अंदर 2-3 बार मल त्याग कर रहा है, तो उसके शरीर से कितना ना जाने कितना फ्लूइड का लॉस हो रहा है, धीरे-धीरे उसका एनर्जी भी लॉस हो रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे होता क्या है कि ब्लड के साथ जो है मीन्स स्टूल के साथ ब्लड भी आने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं, अगर स्टूल के साथ ब्लड या म्यूकस आ रहा है तो डायरिया जो है सीवियर कंडीशन में चला गया है। देन है डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि वो ज़्यादा वॉमिटिंग भी करता है और वाटरी स्टूल भी पास आउट करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर जो है वीकनेस की ओर चला जाता है। देन है वीकनेस, यहाँ पे उसको वीकनेस भी फील होता है। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। किसके कारण से क्या कारण है जिसकी वजह से पर्सन को डायरिया हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से पूछा जाता है कि दिन में कितना बार आपने मल का त्याग किया है, मल का कंसिस्टेंसी क्या है, और साथ ही साथ देखा जाता है कि उसने क्या खाया है।
कहीं कोई मतलब ऐसा फूड तो नहीं खाया जो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना कर पाया हो, या फिर कोई बिना ढका हुआ खाना या कोई कंटामिनेटेड खाना तो नहीं खाया है, पूरी जानकारी ली जाती है। देन यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके स्किन का, आँखों को देखा जाता है कि किस कारण से डायरिया हो रहा है। देन स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि किस बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे उसको डायरिया हुआ है। देन यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो स्टूल पास आउट किया है उसमें कहीं म्यूकस और ब्लड तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो सीवियर कंडीशन होता है डायरिया का। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायरिया। अगर किसी भी पर्सन को डायरिया हो गया है तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? फर्स्ट है वॉश हैंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। जब भी वो टॉयलेट का यूज करता है, बाथरूम का यूज करता है, तो उसको अपनी हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। देन है इट इज गुड टू ब्रेस्ट फीड ए बेबी। जो छोटा बच्चा होता है अगर उसमें डायरिया हो रहा है तो उसको जितना ज़्यादा हो सके माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध जो होता है बच्चों के डायरिया से बचाने में मदद करता है। और उसका जो बॉटल होता है जिससे वो फीड कर रहा है उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि बैक्टीरिया बच्चे तक ना पहुँचे। इफ फूड इज रोटिंग एंड बैड डू नॉट बाय इट। अगर मार्केट आप जाते हैं, अगर फूड खराब है या फिर वो बाजी है तो प्लीज़ वैसा फूड खरीदने से अवॉइड करें, ना खरीदें। प्रोटेक्ट क्लीन वाटर। जब भी आप वाटर यूज़ करते हैं तो उसको अच्छी तरह से बॉईल करिए, फिल्टर कीजिए, उसके बाद ही पानी पीने लायक होता है। शुद्ध पानी का यूज़ कीजिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरिया से बच सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन का ध्यान दें, जैसे कि हैंड वॉशिंग का ध्यान देना, या फिर जब भी कोई मार्केट से फूड खरीद के लाते हैं उसको अच्छे से वॉश करना, उसके बाद ही यूज़ करना। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर हम लोग खुद को डायरिया होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और लोगों को भी एजुकेट करना है, जो भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनको एजुकेट करना है कि जब भी आप खेत से कोई भी फूड आइटम लाते हैं, सब्जी लाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। इन अ कम्युनिटी एरिया गिव द हेल्थ एजुकेशन फॉर डायरिया ट्रीटमेंट रिगार्डिंग। अगर कम्युनिटी में लोग जो रह रहे हैं उनको ऐसा नहीं होता है कि तुरंत मेडिसिन मिल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ही मेडिसिन वो मार्केट जाते हैं तभी लेके आते हैं, तब तक वो घर पे ही डायरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घर पे ट्रीटमेंट करने के लिए उनको क्या करना है, ओआरएस का प्रिपरेशन करना है। ओआरएस का प्रिपरेशन करने के लिए उसको 250 ml वाटर लेना है। देन यहाँ पे 1 स्पून शुगर लेना है और फिर 1 पिंच मीन्स एक चुटकी नमक लेना है। उसके बाद अच्छी तरह से उसको घोल तैयार करना है। उसके बाद जिसको डायरिया हो रहा है उसको पिलाना है। इससे क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग नमक चीनी का मतलब घोल का जो पानी दे रहे हैं उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। देन है इफ पेशेंट इज हैविंग ए माइल्ड डायरिया विथ फ्यू लूज स्टूल, ओआरएस में बी गिवन ईवर हावर। यहाँ पे इवरी होगा, ओआरएस गिवन इवरी हावर। यहाँ पे वैसे पर्सन जिसको माइल्ड डायरिया है उसको क्या करना है, ओआरएस देते रहना है हर घंटे में, ताकि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो है बहुत कम हो जाए। देन है हाउ वी कैन ट्रीट डायरिया। हम लोग कैसे डायरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर एक नर्स है या फिर कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं वो डायरिया का ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ए पर्सन विथ डायरिया लूज ए लॉट ऑफ फ्लूइड। एक पर्सन जो होता है जिसको डायरिया होता है वो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का लॉस कर चुका होता है, या तो स्टूल के रूप में या फिर वॉमिटिंग के रूप में। इन ओल्डर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट गिव लिक्विड एग्जाम्पल सूप, फ्रूट जूस, राइस वाटर, ग्रीन कोकोनट वाटर। अगर कोई ओल्डर चिल्ड्रन है तो उसे इस तरह का फूड देना चाहिए, जैसे सूप दे सकते हैं, फ्रूट का जूस दे सकते हैं, या फिर जो चावल होता है उसका पानी देना है, या फिर डाव देना है मीन्स कोकोनट वाटर देना है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। और ऐसे फूड देना है इस टाइम जिसको वो इजिली डाइजेस्ट कर जाए। देन है फीड यंग चिल्ड्रन 5 और 7 टाइम इन ए डे। जो यंग चिल्ड्रन है उसको 5 से 7 बार कम से कम खाने के लिए देना है। तो खाना में क्या दे सकते हैं जो बच्चा इजिली डाइजेस्ट कर जाए, जैसे सूप देंगे, फिश देंगे, एग देंगे।
ये सब जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको एनर्जी भी मिलता है। देन है आल्सो गिव ए फ्रूट रिच इन पोटेशियम, दिस इज इन, वैसे फ्रूट देना है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है। फर्स्ट है बनाना, ऑरेंज, देन पैशन फ्रूट। ये सब में पोटेशियम का मात्रा जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो बच्चे को जिसको डायरिया हो रहा है उसको प्रोवाइड करना है। देन अकॉर्डिंग टू WHO, CDD मीन्स कंट्रोल ऑफ डायरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, उसको वैसे फ्रूट देना है या फिर वैसे लिक्विड फ्रूट देना है, जैसे सूप दे रहे हैं या फिर एग दे रहे हैं, फिश दे रहे हैं, जिसको वो जल्दी डाइजेस्ट कर जाए, और पोटेशियम वाले फ्रूट भी देना है। मीन्स न्यूट्रिशन का यहाँ पे भरपूर ध्यान देना है। देन यूज ऑफ सेफ वाटर, अगर घर पे भी आप वो मरीज को पानी पिला रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से बॉईल कर दीजिए, देन फिल्टर करने के बाद ही उसको पीने के लिए देना है। गुड पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, खुद की अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान देना है, अपने हैंड को रेगुलर वॉश करते रहना है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक हाइजीन है, घर का हाइजीन है, जैसे कचरा नहीं जमा करना है, साथ में साग सब्जियां जो लाते हैं बाहर से या खेत से उसको अच्छी तरह से साफ करके बनाना है। जो बर्तन है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही उसमें खाना बनाना है। देन है मीजल्स का इम्यूनाइजेशन, मीजल्स का इम्यूनाइजेशन भी लेना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी बातें का अगर हम ध्यान देते हैं तो डायरिया से बच सकते हैं। और मीन्स एक और बात कहा जाता है कि जब किसी भी पर्सन को डायरिया होता है तो खाना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग खाना बंद कर देते हैं और पर्सन को वॉमिटिंग भी हो रहा है, स्टूल भी पास आउट हो रहा है, तो वैसे में डायरिया जो है सीवियर कंडीशन में चला जाता है और फिर वो ज़्यादा बीमार पड़ सकता है, क्योंकि वाटरी स्टूल के कारण और वॉमिटिंग के कारण इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, उसको नमक पानी का घोल देना है ORS बनाकर, जिससे कि वो हाइड्रेट रहेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो है वो उसकी कमी नहीं होगा, और उसको वैसे फूड प्रोवाइड करना है जैसे सूप हो गया जो इजीली डाइजेस्ट कर दे और न्यूट्रिशन भी मिलते रहे। तो इन सारी बातों का ध्यान देना है डायरिया के अंदर। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।